इतिहास में कुछ नाम किताबों में नहीं लिखे जाते, कुछ नाम सामने आते ही नहीं, फिर भी उनकी हर सोच, हर कदम, हर फैसला देश की तकदीर बदल देता है। यह कहानी उस आदमी की है जो परछाइयों में जीकर, परछाइयों में लड़कर राष्ट्र को बचाता रहा। उसका नाम अजीत डोभाल। साल 1945। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की राख से बाहर निकल रही थी। ब्रिटिश राज का अंत पास आ रहा था। भारत बदलने वाला था। लेकिन उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत इलाके में जीवन अभी भी अपनी सरल लय में बह रहा था। सुबह की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों से टकराती धूप, दूर किसी मंदिर की घंटी। उसी वातावरण में एक बच्चे ने जन्म लिया, अजीत। कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई ज्योतिषी नहीं बोला कि यह बालक इतिहास बदलेगा। वो बस एक साधारण परिवार का साधारण बच्चा था। लेकिन साधारण परिस्थितियां अक्सर असाधारण मन गढ़ती हैं। उनके पिता सेना में थे। घर में अनुशासन था, लेकिन कठोरता नहीं। सादगी थी, लेकिन कमी नहीं। एक ऐसा वातावरण जहां शब्दों से ज्यादा मूल्य कर्म का था, जहां भावनाओं से ज्यादा महत्व नियंत्रण का था। अजीत बचपन से अलग थे। वो शोर में शामिल नहीं होते थे। वो कोने में खड़े होकर देखते थे। जब बच्चे खेलते, वो खेलते भी थे, लेकिन साथ साथ देखते भी थे कि कौन किसे कैसे मात देता है। जब बड़े लोग बातें करते, वो बीच में नहीं बोलते, वो सुनते ध्यान से। एक बात जो जल्दी समझ में आ गई, ये बच्चा जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले समझता है, फिर निर्णय करता है। स्कूल में वह बहुत ज्यादा दिखावे वाला छात्र नहीं थे, लेकिन अध्यापक नोटिस करते थे उसकी आंखों में प्रश्न कम और विश्लेषण ज्यादा है। वह रटता नहीं, समझता है। वो बहस में नहीं उलझते, वो निष्कर्ष निकालते। समय के साथ देश स्वतंत्र हुआ, राजनीति बदली, सीमाएं बदली, लेकिन इस बालक के भीतर एक और चीज आकार ले रही थी, निरीक्षण की आदत। कई लोग बोलकर प्रभाव डालते हैं, कुछ लोग सोचकर। अजीत दूसरी श्रेणी में थे। जवान होते होते उन्होंने तय कर लिया कि उनका जीवन सामान्य नौकरी के लिए नहीं बना है। उन्हें मैदान चाहिए, लेकिन ऐसा मैदान जहां लड़ाई दिखे नहीं, जहां जीत का श्रेय मिले नहीं। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। केरल कैडर मिला। नमी भरी हवा, समुद्री किनारे, सांस्कृतिक विविधता, यह सब उनके लिए नया था। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हो रहा था। पुलिसिंग में अधिकांश अधिकारी अपराध के बाद कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपराध होने से पहले उसकी गंध पहचान लेते हैं। अजीत उन्हीं में से थे। उन्हें समझ में आ गया था कि भविष्य की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जाएगी। सूचना ही शक्ति है, रणनीति ही असली शस्त्र है। और शायद उसी क्षण एक पुलिस अधिकारी नहीं, एक रणनीतिकार जन्म ले रहा था। सत्तर का दशक। देश आजाद हो चुका था, लेकिन शांति अभी स्थायी नहीं हुई थी। सीमाएं खिंच चुकी थीं, पर मनों की दूरी बनी हुई थी। भीतर से भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था, जहां युद्ध हमेशा सीमा पर नहीं लड़े जाते थे। कुछ युद्ध शहरों की गलियों में छुपे थे, कुछ विचारधाराओं में, और कुछ उन लोगों के दिमाग में जो देश को अस्थिर देखना चाहते थे। केरल कैडर में एक युवा आईपीएस अधिकारी के रूप में अजीत डोभाल ने अपना करियर शुरू किया। अधिकतर अधिकारी अपने शुरुआती वर्षों में नियम सीखते हैं, प्रक्रिया समझते हैं और सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डोभाल का दृष्टिकोण अलग था। वे घटनाओं को सतह पर नहीं देखते थे। उन्हें हर घटना के पीछे छुपा पैटर्न दिखाई देता था। किसी दंगे की रिपोर्ट आती तो वे केवल यह नहीं देखते कि भीड़ कहां इकट्ठी हुई। वे यह समझने की कोशिश करते कि भीड़ को भड़काने वाला सूत्रधार कौन था, उसकी सोच क्या थी और वह किन ताकतों से जुड़ा हो सकता है। धीरे धीरे उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने नोटिस किया कि यह अधिकारी केवल आदेश पालन नहीं करता, यह सोचता है, और सोच भी उस स्तर पर जहां सामान्य पुलिस अधिकारी नहीं सोचते। उसी समय देश के भीतर और बाहर कई चुनौतियां आकार ले रही थीं। खुफिया एजेंसियों को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो केवल बहादुर ना हो, बल्कि मानसिक रूप से स्थिर, धैर्यवान और रणनीतिक हों। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक ऐसी दुनिया जहां नाम गुप्त रहते हैं
और काम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाता। जब अजीत डोभाल ने खुफिया सेवा की ओर कदम बढ़ाया, तब यह केवल पद परिवर्तन नहीं था, यह जीवन शैली का परिवर्तन था। अब उनका हर दिन गोपनीयता में बीतना था, हर मित्रता सीमित, हर शब्द नपातुला। खुफिया प्रशिक्षण आसान नहीं होता। वहां आपको बंदूक चलाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि यह सिखाया जाता है कि कब बंदूक चलानी ही न पड़े। आपको यह सिखाया जाता है कि किसी भी कमरे में प्रवेश करते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के हाव भाव को पढ़ सकें। डोभाल की सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। वे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वे पहले पूरा चित्र देखते थे। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नियम है, अगर आप दिखाई दे रहे हैं तो आप असफल हैं, और डोभाल इस नियम को आत्मसात कर चुके थे। उनके शुरुआती वर्षों में उन्हें कई संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया। उन्होंने सीखा कि सूचना केवल शब्दों से नहीं मिलती, सूचना मौन से भी मिलती है। कभी किसी व्यक्ति की झिनक, कभी उसकी आंखों की हरकत, कभी उसकी चुप्पी, ये सब संकेत होते हैं। यहीं से उनका वास्तविक रूप गढ़ना शुरू हुआ। एक ऐसा अधिकारी जो सामने से शांत दिखता है, लेकिन भीतर लगातार गणना कर रहा होता है। देश धीरे धीरे अशांत दौर की ओर बढ़ रहा था, और जल्द ही उन्हें ऐसी चुनौती मिलने वाली थी जो उनके करियर की दिशा तय कर देगी। अस्सी का दशक, पंजाब। हरे भरे खेतों की धरती अचानक अस्थिरता की आग में घिर चुकी थी। अलगाववादी विचारधाराएं उभर रही थीं। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग हो रहा था। भय और अविश्वास का वातावरण बन चुका था। यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। कई लोग इसे बंदूक से हल करना चाहते थे, लेकिन खुफिया समुदाय जानता था कि केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। असली लड़ाई सूचना की थी। कौन किससे जुड़ा है, हथियार कहां से आ रहे हैं, और भीड़ को भड़काने वाले चेहरे कौन हैं। अजीत डोभाल को इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भेजा गया। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि यहां बाहरी ताकतों का भी हाथ है, लेकिन इस बात को साबित करना आसान नहीं था। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, भीतर से समझने का। कहते हैं, किसी भी उग्र आंदोलन को तोड़ने के लिए आपको उसकी सोच को समझना पड़ता है। डोभाल ने यही किया। वे केवल अधिकारी बनकर नहीं रहे, उन्होंने जमीन पर जाकर नेटवर्क समझे, लोगों से बात की, भावनाएं पढ़ी। पंजाब उस समय भय और भ्रम के बीच झूल रहा था। आम नागरिक फंसा हुआ था। न वह उग्रवाद चाहता था, न हिंसा, लेकिन डर का वातावरण ऐसा था कि आवाज उठाना कठिन था। ऐसे में खुफिया अधिकारी की भूमिका और भी जटिल हो जाती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा न लगे कि राज्य अपने ही नागरिकों के खिलाफ है। डोभाल की रणनीति स्पष्ट थी, पहले जानकारी, फिर कार्रवाई। उन्होंने कई नेटवर्कों को भीतर से समझा, कई बार जोखिम भी उठाया, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा संतुलित रहा। जब स्थिति चरम पर पहुंची और स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर उग्रवादी जमावड़े की खबरें आईं, तब देश फिर एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा था। पहले की कार्रवाई के घाव ताजा थे, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं थी। 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक ऐसा ऑपरेशन जहां रणनीति ने बल प्रयोग को पीछे छोड़ दिया। डोभाल ने भेष बदलकर परिसर के भीतर जाकर स्थिति को समझा। यह कदम जोखिम भरा था। अगर पहचान उजागर हो जाती तो परिणाम गंभीर हो सकते थे, लेकिन यही खुफिया सेवा का सार है, जोखिम के बिना सूचना नहीं मिलती। उन्होंने अंदर से जो सूचनाएं जुटाईं, उन्होंने ऑपरेशन की दिशा बदल दी। इस बार बल प्रयोग नियंत्रित था, योजना सटीक थी, और परिणाम अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संदेश था कि बुद्धिमत्ता और संयम दोनों मिलकर संकट को संभाल सकते हैं। पंजाब धीरे धीरे स्थिरता की ओर लौटा, और इस दौर ने अजीत डोभाल की पहचान स्पष्ट कर दी। वह केवल एक अधिकारी नहीं थे, वह एक रणनीतिक दिमाग थे जो उथल पुथल में भी संतुलन ढूंढ सकता था। उस दिन ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन छाया में काम करने वाले उस योद्धा की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी।